बहुत बहुत स्वागत है आपका डिस्पैच पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विक्रम सिंघल है। मध्य पूर्व के मामलों में और खासतौर पर ईरान से जुड़े जो इश्यूज हैं उस पर विशेष योग्यता रखते हैं और हम उनसे बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि भाई जो मिडिल ईस्ट में जो इवेंट्स चल रहे हैं उसके पीछे आखिर हो क्या रहा है, या उससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, या भारत ईरान रिश्तों का जो भविष्य है वो इससे कितना प्रभावित होने वाला है। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो मैं सीधा पहले सवाल पर ही आ जाता हूँ। जो अभी हाल के दिन में जो घटना हुई और जिस तरह से जो इजरायली फोर्सेस ने एग्रेशन दिखाया है, इसकी वजह क्या है? ये रिजीम चेंज के लिए है या वाकई में ऐसा लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर एटम बम बनाने वाला था, उसका कोई मुद्दा है, या कोई उसके पीछे कुछ दूसरा मसला चल रहा है? देखिए, खुद यूएस इंटेलिजेंस ने ओपनली ये बात तो कहा ही है कि यदि ईरान बॉम्ब बना भी रहा है तो वो अभी कम से कम कुछ साल दूर है। जो नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और मोसाद ने कहा कि वो बस बनने ही वाला है, ऐसा तो कोई पिक्चर है नहीं। तो लिहाजा इमीडिएट स्ट्राइक्स जो हुए हैं वो कहीं से भी इसलिए तो नहीं लगते कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए है। लेकिन हाँ, जो आप दूसरी बात कर रहे हैं रजीम चेंज की, वो काफी हद तक इट लुक्स लाइक अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। और इसका वजह मुझे ये लगता है कि जिस तरह इन्होंने मिलिट्री के टॉप लीडरशिप को और न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइंटिस्ट्स को जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया है, डिकैपिटेट करने की कोशिश की। हम ये जानते हैं कि आईआरजीसी पूरी तरह, और ईरान की आर्मी में भी जो है, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें जो थियोक्रेटिक साइड है, खामेनी जी का जो साइड है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है बनिस्बत जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके मुकाबले। तो इनकी जिस तरह से इन्होंने टारगेटेड किलिंग किए हैं और जिस लेवल पे पिन पॉइंट प्रिसाइज तरीके से घरों के भीतर इन्होंने असैसिनेशंस किए हैं, उससे ये लगता है कि ये वाकई रजीम चेंज करने की एक कोशिश है। और पहली बार नहीं है, ये कोशिश कई बार हुई है। इस बार मुझे लगता है उन्होंने इस बात का फायदा उठाया है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस था, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तो है ही लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा का, और तेहरान देख लें तो 1500 किलोमीटर का, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस है, जो कि हिजबुल्लाह हमास के कमजोर होने से, सीरिया में असद रिजाइन के चले जाने के बाद जो बीच में नॉन स्टेट कह लीजिए या प्रॉक्सी कह लीजिए, जो फ्रंट्स थे जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड कर रहे थे, उनके कमजोर हो जाने का ये फायदा उठाना चाहती है कि इससे पहले कि ये ताकतें दोबारा रिग्रुप हों, इस मौके का फायदा उठाया जाए। रशिया अपने वॉर में खुद बिजी है। ऐसे टाइम पे अगर ये कोशिश करके रजीम टॉपल कर गए तो ये सक्सेसफुल रहेंगे, वरना फिर अगला मौका जाने कब आए। तो आपने जैसे सीरिया का जिक्र किया, तो आपको लगता है कि जो सीरिया का पुल आउट था या वहाँ पे जो जिस तरीके से रेजिम चेंज हुआ, उसका जो अब की जो इवेंट्स हैं वो उसके बैकग्राउंड में कहीं उनका इम्पैक्ट है, या वो उसी का हिस्सा, उसी वजह का? हाँ, ये सारे इंसिडेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट की जो स्टोरी है उसमें आप पोस्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन, पोस्ट 79 ईरान को कहीं भी बाहर नहीं कर सकते। चाहे वो फर्स्ट गल्फ वॉर हो, सेकेंड गल्फ वॉर हो, उसकी जो बैकड्रॉप रही हो, या फिर जो अब गजा में चल रहा है, या जो लेबनान में हुआ, या मतलब मेरे ये कहना है कि लगभग पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट की स्टोरी, उसके बैकग्राउंड में पोस्ट 79 ईरान तो है ही, उसे हम कभी भी अलग करके नहीं देख सकते। तो अब जो हो रहा है या जो हुआ है, इसके बाद आप जो इवेंट्स को या मिडिल ईस्ट को किस दिशा में जाते हुए थे? ये मुश्किल सवाल इस लहजे से है कि क्या ईरान में रजीम चेंज वो कर पाएंगे, या जो ऑर्डर है वो रेजिस्ट कर लेगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि पिछले 45 सालों में ईरान की खास तौर पे जो यूथ पॉपुलेशन है वो इन सैंक्शन से अब उकता चुकी है।
परेशान हो चुकी है। हालांकि रजीम और एक तरफ से डेमोक्रेटिक सिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश हो रहा है, लेकिन एस्पिरेशनल यूथ जो है वो चाहता है कि वो अपॉर्चुनिटीज जो दुनिया के साथ अलाइन होने में आता है वो उन्हें मिले। तो इसके वजह से हम ये देख भी रहे हैं कि कभी पिछले 3-4 सालों से काफी हद तक एक अनरेस्ट सिविलियन यूथ में खास तौर पे एक अनरेस्ट तो है इस रेजिम के खिलाफ। अब ये जो ताजा वाकया है और जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे इस रेजिम ने अपने आप को कितना कंसोलिडेट किया है, यूथ की उस अनरेस्ट को कितना कवर किया है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल प्राइड, वी नो दैट ईरान इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। हम खासतौर पे हिंदुस्तान, चीन और हम जानते हैं कि ईरान उन देशों में से है जो अभी तक अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन को पूरी तरह से उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया। दे टेक प्राइड in their at least 2500 years history of grand empires। तो एक सिविलाइजेशनल स्टेट इस तरह के चीजों में बिखरती नहीं है आमतौर पे। तो अगर उनकी इस चीज को जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं उसको ये किसी तरह आयरन आउट कर गए, इस क्राइसिस को यूज किया इफेक्टिवली और इस क्राइसिस को यूज करके अपने इंटरनल डिसेंशंस को कवर किए, इंटीग्रेट किए और रेजिम चेंज नहीं हुआ, तब तो मेरे ख्याल से इनके सारे मंसूबे पानी पे जाएंगे और वापस हम देखेंगे कि गजा भी, हमास भी, हिजबुल्ला भी, सीरिया भी सब धीरे धीरे रिग्रुप कर जाएंगे। अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं जैसे पिछले 2-3 दिन में हमने देखा कि जो इंटरनल डिसिडेंट्स रहे हो, जो भी मोसाद के लिए जो लोग काम कर रहे हैं एज एजेंट, उनमें बहुत सारे लोगों को डोर टू डोर जाके उन्हें पुल आउट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। या ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया कि टोटल सरेंडर, उससे क्या ईरानियंस का जो नेशनल प्राइड है वो हर्ट नहीं हुआ होगा या उन्हें नहीं लगेगा? ये एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट जो होता है, जो अपने 2500 साल के हिस्ट्री के ऊपर इस तरह से प्राइड करता है, आप नहीं जानते कि वो कितना रेजिलियंट होता है। ये यूएसए या इजराइल जैसे स्टेट्स जिनकी हिस्ट्री 200 साल की या इधर तो 50-100 साल की भी नहीं है, वो इसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जे वाकई इस बात में मुझे तो लगता है कि ये रेजिम इस समय ईरान को और कंसोलिडेट करेगी बजाय इसके कि इंटरनल डिसेंशन को बढ़ाए। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि अगर ये प्रोलॉन्ग होता है कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर ये और जिस तरह से तेहरान पर बॉम्बिंग हम देख रहे हैं हर रोज, सिर्फ तेहरान ही नहीं और भी जगहों पे, और सिविलियन बॉम्बिंग्स भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यूएसए के सपोर्ट के कारण उनके पास रिसोर्सेस की कमी है। तो उस केस में हो सकता है कि धीरे धीरे पब्लिक की पेशेंस जवाब दे जाए। नहीं, तो उसी पेशेंस की बात अगर हम करें तो हमने देखा है कि 8 साल ईरान ने इराक के साथ वॉर है और 79 के बाद से लगातार सैंक्शंस हैं, वॉर भी है। तो पेशेंस तो ठीक है कि यहाँ वेयर आउट होता है लोगों का, लेकिन जब नेशनल प्राइड या नेशनल, देखिए, जब इराक का जो 8 साल का युद्ध था वो रेवोल्यूशन के 2 साल के भीतर आ गया इन फ्रंट ऑफ ए यंग, ये वो जनरेशन थी जिसने वो रेवोल्यूशन लाया था। तो हम हमारे देश में भी देखें तो आजादी की लड़ाई जिस जनरेशन ने लड़ी, उनकी वैल्यू सिस्टम, वो जो यूथ थी, और आज की जो हमारी यूथ है इसकी वैल्यू सिस्टम, वो एक नहीं। ईरानियन यूथ को समझना पड़ेगा कि इसराइल और अमेरिका उनके कभी बेनिफिशियरी या उनकी अच्छाई के लिए काम नहीं। ईरानियन यूथ को यह भी समझना होगा कि वर्ल्ड के साथ अलाइनमेंट का मतलब अमेरिका के साथ अलाइनमेंट नहीं है। दुनिया वो नहीं रही जो आज से 10 साल पहले थी। जिस तरह से हम रशिया का, चाइना का रिसर्जेंस देख रहे हैं, जिस तरह से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात अब करने लगे हैं और लगभग इसको स्वीकार किया जाने लगा है, यहाँ तक कि एक राइट विंग अमेरिकन प्रेसिडेंट को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट की बात करनी पड़ रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अमेरिका अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उस लेवल पे अपने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना, क्योंकि वो बहुत खर्चीला काम है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को उस हद तक बना के रखना, 150 से ज्यादा बेसिस
केवल पैसिफिक में मेंटेन करना, ये बहुत खर्चीला है। तो अगर यूथ लॉन्ग टर्म की ओर देखेगी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड से अलाइन होना और इंटरनेशनल वर्ल्ड से अलाइन होने की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको अमेरिकन अलाइनमेंट की जरूरत हो, आप उसके दूसरी तरफ दूसरे खेमों से भी अलाइन होकर वो सारे अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हमने दो चीज़ों की बात कही बीच में कि एक तो ये है कि ईरान में कितना पेशेंस लेवल आवाम झेल पाएगी, ये जो उनकी कुव्वत है वो कितनी है। और दूसरा बात कर रहे हैं कि भाई अमेरिका के लिए खर्च बेयर करना मुश्किल है। तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव है, इसमें अगर हम इसराइल को और अमेरिकन पूल को हम देखें, तो क्या वॉर लड़ने की पोजीशन में अमेरिका या इसराइल है कि ये लॉन्ग टर्म वॉर को ये लोग लड़ पाए? देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये बात उठी थी कि अफगानिस्तान से यूएस को क्यों जाना पड़ा। अपने लगभग 15 साल के ऑक्यूपेशन में 2001 के बाद 15 साल के ऑक्यूपेशन में उन्हें लगभग 4000 कॉफिन्स उठाने पड़े। एक सुपर पावर जिसके पास 15 साल के अरसे में 4000 कॉफिन्स एक्सेप्ट करने की ताकत ना बची, कैपेसिटी ना बची, वो अपना वर्ल्ड इन्फ्लुएंस कायम रख पाएगा, युद्ध लंबा लड़ पाएगा, ये वाकई डाउटफुल है। लेकिन इसी के सामने में हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में जिस तरह से रशिया और चाइना हेजिटेंट है, वो अभी भी अपने आप को अपने रीजन से बाहर एनफोर्स करने में उनके अंदर की जो झिझक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। यदि ये भी बरकरार रही, ईरान उनके लिए टेस्ट केस है। अगर इसमें वो लोग अपने आप को वर्ल्ड पावर की तरह सामने लेकर नहीं आए, तो शायद वो रीजनल पावर ही रह जाएंगे और अमेरिका अपनी ग्लोबल हेजेमनी दोबारा से एस्टेब्लिश कर ले जाएगा। अच्छा, जो मौजूदा हालात हैं, जो चल रहा है, इस सब के बीच में आप इंडिया के लिए कोई रोल देखते हैं या एज अ इंडियन आप क्या मेरा ये समझते हैं? मानना है, अगर हम लोग इस बात पे ध्यान दें कि 1947 के पार्टीशन से पहले हमारा इमीडिएट नेबर ईरान ही था। ईरान हमारा इमीडिएट पड़ोसी था। तो अगर हम अपने आप को एक रीजनल पावर कहते हैं, कम से कम ग्लोबल न सही, हालांकि ये रेजिम जो आज हमारी है ये तो अपने आप को ग्लोबल पावर या विश्व गुरु कह रही है, लेकिन हम लगभग हिंदुस्तान में अपने आप को एक रीजनल पावर मानते हैं। और एक रीजनल पावर अपने फर्स्ट वाइल इमीडिएट नेबर तक भी अगर इन्फ्लुएंस ना मेंटेन करना चाहे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी एक रीजनल पावर की तरह एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो लेकिन हम तो देख रहे हैं कि खासतौर पर सोशल मीडिया पे या इंडियन मीडिया का जो रोल है वो नेगेटिव रहा है, बड़ा प्रो इसराइली या बिल्कुल ऐसा एंटी ईरानियन, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की फेलियर है, गवर्नमेंट के लेवल पे, डिप्लोमेसी के लेवल पे, एकेडेमिया के लेवल पे और मीडिया पे। हर लेवल पे हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर एक बहुत सीरियस मिस्टेक हो रहा है कि हम हमारी पावर प्रोजेक्शन से अगर ईरान को बाहर कर देते हैं, तो ईरान तक भी अगर हम नहीं गए तो उसके बाहर, ईरान हमारा गेटवे है मिडिल ईस्ट के, ईरान से मिडिल ईस्ट का रास्ता जाता, हम पोर्ट भी वहां डेवलप कर रहे हैं। अगर ईरान ही हमारे इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाता है, मेरे ख्याल से पूरा मिडिल ईस्ट हमारे इन्फ्लुएंस स्फीयर से बाहर चला जाएगा। पूरा एक नैरेटिव चल रहा है कि राइट विंग में कि नहीं इसराइल हमारा बड़ा अटूट दोस्त है, वॉर के टाइम में हमारे साथ खड़ा हो जाता है, ईरान से हमें क्या लेना देना है। क्या ये चीज हम कह लॉजिकल, सकते ये हैं? बात लॉजिकली समझ में आती है? देखिए, ये रेजीम को समझना होगा कि ईरान से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स क्या हैं और इजराइल से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स क्या हैं। ईरान से जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स हैं, तेल उसकी एक शुरुआती कड़ी है। हम अफगानिस्तान भी जाना चाहते हैं तो ईरान के रास्ते जाना चाहते हैं। हम फूड डेवलप कर रहे हैं, हमारी जो चैलेंजेस हैं हमारे, चाहे चाइना की एनसेटलमेंट पॉलिसी हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब के आगे। और तेल के अलावा, गैस के अलावा भी ईरान के साथ हमारी जो ट्रेड रिलेशंस हैं, मुझे ध्यान है कि एक समय पे ईरान वाज अ मेजर राइस इंपोर्टर, व्हीट इंपोर्टर। हाँ। तो उन चीजों को देखें तो उसके सामने में जब हम इजराइल को देखते हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट फॉर स्ट्रेटेजिक वेपन्स हमारी और इजराइल के बीच में और कोई मेजर रिलेशन है। तो एक तरफ आपके पब्लिक वेलफेयर का एक रिलेशन है, जिससे आप अपने पब्लिक के लिए वेलफेयर लेके आते हैं, उनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी लेके आते हैं, उनके लिए बेटर ट्रेड एवेन्यूज लेके आते हैं। आप सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का रास्ता खोलते हैं अपने लिए। और दूसरी तरफ आपके पास कुछ वेपन ग्रेड सॉफ्टवेयर्स की बात है, और कुछ वेपन्स की बात है। नहीं, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि भाई इन दो में किसी एक को चुनना है, आप किधर में? एनी डे ईरान, एनी डे। मेरे ख्याल से अगर हम नेशनल इंटरेस्ट को फोरफ्रंट में रखें, और नेशनल इंटरेस्ट का मतलब हमारे लोगों का इंटरेस्ट, ये एक बात है कि नेशन इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु लिव देयर। नेशन की कोई और डेफिनेशन नहीं बन सकती उसके लोगों से अलावा। तो नेशनल इंटरेस्ट मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन। तो वो तो मेरे ख्याल से हमेशा ही ईरान के साथ हुई है। इजराइल के साथ तो हमारी किसी भी तरह की, मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई लाभ मिल सकता है। हो सकता है कि जो सरकार है उसे कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो डेमोक्रेटिक स्पेस में आमतौर पे रखना उचित नहीं है। हो सकता है कि ऐसी चीजें इजराइल से मिल जाएं, स्ट्रेटेजिक चीजें, जैसे मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूँ, वेपन ग्रेड सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूँ। वीजा वीजा अगर हम चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसी के अगर उसमें देखें, क्योंकि इमीडिएट नेबर हमारे ये नहीं, तो इनसे निपटने में हमारे लिए किधर जाना बेनिफिशियल है, या किधर बिजनेस भी अगर देते हैं तो चाबहार क्या, ग्वादर और ये सब देखिए, या हाइफा क्या चाबहार को रिप्लेस कर जाएंगे? ये बात है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा जो टेंशन है वो तो 60 साल और 80 साल से है। इजराइल के साथ जो हमारे रिलेशन है वो बमुश्किल 8 साल पुराने हैं, जो क्लोजनेस है। तो ये बीच के 50 साल जो अंतराल था, वो तो हमने स्ट्रॉन्ग ईरानियन रिलेशंस के थ्रू इस टेंशन को हैंडल किया था। ईरान के साथ जो हमारे मजबूत रिश्ते थे उसकी मदद हमें पाकिस्तान में भी मिलती थी, पाकिस्तान के खिलाफ भी मिलती थी, ओआईसी में भी मिलती है, एनर्जी सिक्योरिटी में भी मिलती है, सेंट्रल एशिया तक जाने में भी मिलती है, जहां हमारी और चाइना की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्लैश करती हैं। तो हर लिहाज से मुझे लगता है कि हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स में ईरान का बहुत बड़ा रोल है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई हमारा जो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है वो ईरान के साथ है। और इस मौजू पे चूंकि हमारे पास एक लिमिटेड वक्फा है, टाइम कम है हम लोगों के पास, तो इतना ही हम बात कर पाएंगे। और इस मुद्दे पे इंशाल्लाह आपसे फिर कभी बैठ के एक बड़ी तफसील बात होगी, और कोशिश करेंगे कि आपके जो व्यूज़ हैं ईरान के वीज़ा इंडिया के या इंडिया ईरान रिलेशंस के, उसमें हम आगे भी बात करते हैं। और आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली बार आपके साथ जब बैठे तो हमारे पास कोई नया मुद्दा हो और कोई नई बड़ी बात हो, जिससे और हम अपने दर्शकों को एनलाइटन करें। शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।